चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना थर्मोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड पार्ट में अपन सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब है यहाँ पर थर्ड पार्ट ठीक थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें सारी डेफिनेशंस हैं और सारी एनर्जीज के बारे में है। हमने पहले 9th में एक ही टाइप की एनर्जी पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, उनमें से बहुत सारी एक्सो टाइप की है, बहुत सारी एंडो टाइप की है। उन एनर्जीज को ऐड करते हुए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें न्यूमेरिकल आएगा बहुत इजी आएगा, केवल आपको वैल्यू को ध्यान रखना है और उसके साइन कन्वेंशंस को ध्यान रखना है, तो न्यूमेरिकल हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द एनर्जी changes involved in the chemical reactions, ठीक है। यानी जितनी भी एनर्जीज है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवोल्व होगी, विदाउट एनर्जी रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। यानी कुछ न कुछ तो होएगा ही होएगा उसमें, अपना ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हमने 9th में पढ़ी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन वही डेफिनेशंस है। These are the exothermic. These are the chemical reaction involving release of heat, जहाँ energy release हो। Example: neutralization reactions, combustion reaction, and slacking of lime. Slacking of lime means जो चूना होता है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो heat release करता है। और अपन देखते हैं दीपावली के दिनों में चूने को अपन मिट्टी के मटके में गलाते हैं ताकि वो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हो। और यही हमने अगर प्लास्टिक की बाल्टी में गला दिया तो वो मेल्ट होकर के बाहर आ जाएगा, बाल्टी को मेल्ट कर देगा, इतनी ज्यादा हीट होती है उसमें। ठीक, चलो नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दीज आर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एब्जॉर्ब हीट, यानी उसमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है। और रिक्वायरमेंट को आप रिक्वायरमेंट भी या फिर एब्जॉर्बिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एग्जांपल: डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस किसके एग्जांपल है? एंडोथर्मिक के। देन थर्मो न्यूट्रल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस दिस केमिकल रिएक्शंस व्हिच हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर बी रिलीज, जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज दोनों ही काम नहीं हो रहे हो, तो क्या हो रहा होगा? देखो जरा एग्जांपल: H2+ H2 हाइड्रोजन गैस को अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपन डिसॉल्व करते हैं तो कन्वर्ट इनटू H+, डायलिसिस किया जाएगी 0। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है AgCl2, Ag+Cl2 और O2, इसकी एंथैल्पी भी 0 रहेगी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो मैं याद रखने, जो नाइदर एब्सॉर्ब नॉर डिस्ट्रॉय इवॉल्व। ठीक, चलिए रीजन बिहाइंड release or absorb or heat in the reactions may be defined in the difference thermal energy, bond energy, enthalpies. इनके फॉर्म में दिखाना है, यानी बॉन्ड का टूटना, बनना, उसका जुड़ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? एनर्जी को चेंजेस करने के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, और इसमें एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी की बात करें, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो इस तरह से इस टाइप की रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। ठीक, नॉर्मल सा अगर अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, हमारे पास अगर कोई ये बॉन्ड है, इसको मुझे ब्रेक करना है तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर, तो जब तक टूटेगा बॉन्ड। और जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा इस आपस में टकराएंगे और नया बॉन्ड क्रिएट होगा, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये ध्यान रखना, टकराने से क्या होगा? एनर्जी निकलती है। जैसे अगर मान लो आप हाथ को ऐसे टकरा रहे हैं तो क्या होगा? दर्द हो रहा है, एनर्जी निकलती है यहाँ से, और ऐसे खींचेंगे तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से, फ्रिक्शन से। तो हम छोटे छोटे एग्जांपल याद रखेंगे तो वहां दिमाग में रहेगा और हम उसको क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे केमिस्ट्री में ये तो 2 चैप्टर है, इसमें टर्मिनोलॉजी मेन है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि इसकी जो टर्म है उनका मीनिंग हम याद रख लें बस, तो वहां पर क्वेश्चन 50% अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इवॉल्व इन रिएक्शंस
ऑल कन्वेंशंस। ऑल कन्वेंशन में देखो Q प्लस माइनस Q मींस हीट लॉस्ट, हीट और हीट एक्सो। इस तरह से बता रहे कि हीट को ये साइन कैसे एरो ऐसे आना चाहिए था। रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। और मॉडल में देखो, मॉडल कन्वेंशन में क्या एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, हीट प्लस माइनस, इसमें माइनस होगी इसमें प्लस होगी। साइन दोनों बता रखे, साइन कन्वेंशन बता रखा है, प्लस का साइन और माइनस साइन। गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो नेक्स्ट है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट की बात हो। तो जरा देखो, इट रिप्रेजेंट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस thermochemical reaction. It represents a balanced chemical reactions in which the physical state along with the allotropic form of all the reactions components as well as heat involved in a reactions are given exothermic reactions. जैसे देखो C2H5 इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन मिक्स करेंगे CO2H2O del RH0 minus 1367 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ देखो अल्कोहल के अंदर अगर हमने ऑक्सीजन सप्लाई करी, इसको बर्न किया, ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब यहाँ बर्निंग की है, सिंपली CO2 प्लस H2 और हीट रिलीज होती है। किसी भी चीज को आप जलाओ, किसी भी चीज को, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, किसी भी चीज को, तो सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन और लास्ट में प्रोडक्ट बनता है CO2H2O और हीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अल्कोहल प्लस CO2 इस तरह से दे रखा है इसको, C2H5OH इधर लिखा हुआ है इसको। ठीक, एंडोथर्मिक लिखने का तरीका, उसको उधर लिखा था यहाँ लिख सकते हैं, या तो उधर प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि प्लस में इतनी एनर्जी बनी, और यहाँ से करेंगे इसको माइनस कर देंगे, इधर लिखेंगे इसको तो माइनस की फॉर्मूला, वो साइन कन्वेंशन है। ठीक है, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड हो, जैसे CuSO4.5H2O एक्वस रहेगा, इसको हीट करेंगे तो CuSO4 वाटर रिलीज हो जाएगा। तो वाटर रिलीज करने के लिए अपने को 11.71 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। और ये प्रैक्टिकल आपने 9th की आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। उसमें क्या आपने देखा होगा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, फिर इसको हम गर्म करते हैं। तो क्या देखते हैं, वाटर गर्म करने पर वाटर ड्रॉपलेट्स टेस्ट ट्यूब के अंदर डिपॉजिट होती है, और ब्लू कलर का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। अब ये कब हुआ, जब हम अपने इसको हीट सप्लाई करी, हमने इसको गर्म किया। गर्म किया इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, दूसरा देखो कॉपर सल्फेट का, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ -11.71, या फिर इधर लिखेंगे तो +11.71। तो रिएक्शंस में कैसे लिखा हुआ है वो ध्यान देना है। अगर उधर लिखा हुआ है माइनस में, इधर लिखा हुआ था प्लस में, प्लस मतलब ये हीट कितनी देनी है। और यही देखो आप, इसमें इधर माइनस करके लिखा हुआ है, इसका मतलब इतनी रिलीज हो जाएगी, इतनी माइनस हो जाएगी उसमें से, ये जो है इसकी इतनी एनर्जी माइनस हो जाएगी, ऐसा। ठीक, एंड द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द कंबशन ऑफ लिक्विड एथेनॉल। ये लिखा है कंबशन, ऑक्सीजन भी जहां पर भी सप्लाई होगी इसका मतलब जलेगा, कंबशन होना है, बर्निंग होगी। एथेनॉल एट कांस्टेंट टेंपरेचर and pressure, negative sign is enthalpy change, indicate the this is an exothermic, and this coefficient, next slide, this coefficient of balance thermochemical equations refer to the number of moles, number molecules of molecules use नहीं लेना है, यहाँ पर number of moles लेना है अपने को of reactant and product in this reactions per mole del H define the mole of reactions. For above the reactions, per mole means per mole of ethanol, per 3 mole of oxygen, per 2 mole of CO2, 3 mole of H2O। इसका per mole का मतलब है यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है, अल्कोहल कितना मोल लिया 1, ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए उसके लिए 3 मोल। जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कोएफिशिएंट को देखने पर 2 मोल और 3 मोल। तो जो सब्सटेंस लेना है इधर वाला मेन, वो 1 मोल लेना है। तो यहाँ किलो जूल पर मोल आया ना,
तो यह इथेनॉल के रेस्पेक्ट में है, ना कि ऑक्सीजन और उसके रेस्पेक्ट में। इथेनॉल 1 मोल लेना है, बाकी कितना होगा वो बात की बात है। जब भी एनर्जी की बात आएगी तो 1 मोल किसके रेस्पेक्ट में, मेन सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शंस और रिएक्शन एंथैल्पीज। यानी कोई भी रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी उसकी चेंज होगी। हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर ले, हो सकता है वो इवोल्व रिलीज कर ले। तो उस केस में क्या होगा जरा देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट इवोल्व and absorbed when molar quantity of the substance react completely in an amount of represented by chemical equation, all components being maintained at same pressure, same temperature conditions. वो कब मेंटेन होगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें। टेम्परेचर प्रेशर आपने वेरी किया तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखो एग्जांपल H2+ Cl2 gives twice Cl, twice HCl, so enthalpy of reactions minus 183.92 kilojoule. When 1 mole of gaseous hydrogen react with the completely 1 mole of gaseous chlorine, दोनों 1 मोल लिए पूरा यानी लिखा है completely, पूरे रिएक्शंस कर जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको कैसे चेक करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मोलर एंथैल्पी। ठीक है, चलो फैक्टर ऑफ एक्टिंग द हीट और एंथैल्पी रिएक्शंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे वर्क करते हैं एंथैल्पी चेंज के लिए। ठीक, तो देखो जरा एंथैल्पी रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस फेज में है। तो तीनों के लिए अलग-अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलो जरा देखो आगे। Physical state of reactant, देखो del H of reactions depends upon the physical state of reactant and product. Example H2Cl2, H2O2, gases combined give liquid water. Then heat of reactions is different than when they combine to form gaseous water at the same temperature. देखो H2O2 दोनों से मिलाकर के हमने लिक्विड वाटर बनाया, H2O2 इससे मिलाकर अपने गैसियस वाटर बनाया, है ना। रिएक्शन चेंज हो गई स्टेट, ये गैस फेज में मिला अपने को, ये लिक्विड फेज में मिला। तो यहाँ देखो जब हमने गैस फेज में लिया तो कितनी वैल्यू आ रही है, -241.82 और इसकी आ रही है -285.83। कुछ तो डिफरेंस आएगा। अब मान लो इसको ही आप गैस है, ये वेपर है, इसको आप कंडेंस करो तो उतनी एनर्जी वापस आ जाएगी, बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पहला एग्जांपल कौन सा था, फिजिकल स्टेट का। नेक्स्ट देखो क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स, यानी हम कितना ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो these amount of heat evolved absorbed depend upon the amount of components evolved in the reactions. Example, the heat of combustion of 2 moles of carbon is double than heat of combustion of 1 mole of carbon. यानी 1 मोल कार्बन और 2 मोल कार्बन। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिक फॉर्म। अब इलेक्ट्रोफिक फॉर्म मींस हम कौन सा इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। जैसे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अब डायमंड और ग्रेफाइट लेंगे उसको अगर बांट लेंगे तो अलग-अलग रिएक्शंस की एंथैल्पी आएगी। जरा देखो इधर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन CO2, ग्रेफाइट के ऑक्सीजन का CO2 गैस दोनों, और इसकी आ रही -395 और -393.51। नेक्स्ट है टेंपरेचर। द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। H2 लिक्विड, H2 लिक्विड दोनों का टेंपरेचर अगर अपन ने रखा 298 और 373। ठीक, चलो आगे। Then depend of the reaction enthalpy on temperature is given by Kirchhoff equation। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इसमें Kirchhoff equation। ठीक है, देखो जरा Kirchhoff equation क्या है। del H2 minus del H1, यानी एंथैल्पी H2 minus H1 is equal to लिमिट दिया है इसका इंटीग्रेशन में T1 to T2 Cp into dt। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, Cv आ रहा है।
ठीक है, इतना सा डिफरेंस है दोनों में। जब V आएगा तो U आ जाएगा यहाँ पर, इंटरनल एंथैल्पी आ जाएगी, वो एंथैल्पी किरचॉफ इक्वेशन याद रखिए आप, है ना। एग्जाम में एमसीक्यू में लेकर हो सकते हैं विच वन इज द करेक्ट इक्वेशंस, ठीक है, ये याद रखना। एक तो ये याद रखना सी बी आने पर ये और बी आने पर ये बना उसको देना ना, सी बी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर उस वाले में है। मेजरमेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, इसको कैसे मेजर करेंगे? हीट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। देखो जरा, del H इक्वल टू del Q प्लस del P V, ये मैंने लिखा था पहले एंथैल्पी रिएक्शंस। del H में भी इक्वल और ग्रेटर देन और लेस, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कम और बराबर हो सकता है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कंपोनेंट, दोनों गैस होंगे तो अगर ये गैस आ जाएगा क्या, जब PV इक्वल टू nRT, गैसेस लिखने से क्या लिख देंगे पर आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी, PV की जगह लिख सकते हैं nRT और NT की जगह लिख सकते हैं del N G। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट। अब प्रेशर की बात करें, एंथैल्पी ऑफ एनी कंपोनेंट में बी डिपेंड ऑन प्रेशर एंड del H R में चेंज ऑफ चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज होने पर दोनों चेंज हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज इन प्रेशर for the reaction involving ideal gas, del H is pressure independent। तो del H जो है pressure independent है, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है measurement of del H and del U। del U क्या है? internal enthalpy, del H क्या है? heat या enthalpy, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको measurement की बात करें, इनको measurement किया इन्होंने बॉम कैलोरीमीटर से। पहले पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। We can measure energy change associated with chemical or physical process by experimental technique called calorimeter। इन दोनों को मेजर करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। In calorimeter the process is carried out in a vessel called calorimeter and which is immersed in a non-volume of a liquid, knowing the heat capacity of a liquid in which calorimeter is immersed, where and the heat capacity of calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature change, and measurement are made under two different conditions, ठीक है। कैलोरीमीटर उसको रखेंगे पर जिस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं पर, यहाँ देखो कांस्टेंट वॉल्यूम QV, कांस्टेंट प्रेशर QP, तो इसको क्या बोलते हैं? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट, इसको ये सब प्रोनाउंस करते हैं। तो जरा देखो del U को मेजर करेंगे, तो पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, ये सारी बात उसी में लिखी हुई है। तो स्टील वेसल्स को क्या कहते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। यहाँ क्या होता है, हम सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। इंटरनल एनर्जी मींस उस सब्सटेंस की खुद की कुछ एनर्जी होती है। जैसे कि विंटर में हम जो खाना प्रीफर करते हैं, फूड आइटम्स, तो हम ऐसे फूड आइटम प्रीफर करते हैं जिनके अंदर हीटिंग ज्यादा हो, जैसे भी लड्डू बनते हैं मूंग उड़द ऐसे करके, या फिर नहीं तो आप मूंगफली ज्यादा खाते हैं, तेल ज्यादा खाते हैं, तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर जाती है। क्यों? क्योंकि अभी बाहर का टेम्परेचर डाउन है, उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का डाउन होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को अप करने के लिए ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। इसका मतलब उन चीजों में हीट तो है। अभी हम जैसे दही, छाछ, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स ये यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कौन सा आइटम है? समर, ठीक है। जैसे दही बड़े वगैरह है तो अभी नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी को कूल कर देंगे वो। तो इसका मतलब उन सब्सटेंस के अंदर एनर्जी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम किसी सब्सटेंस को लेकर के बर्न करेंगे, उसने कितनी एनर्जी जनरेट की, उससे पहले U2 माइनस U1 करके del U निकाल लेंगे, और ये किसमें निकलेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है। देखो जरा कैसे वर्क करता है, ये मैंने डायग्राम बता रखा है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसमें देखो जिस सब्सटेंस की एनर्जी निकालनी है उसको अपन ने यहाँ रखा हुआ है del H, और ये लगा रखा है
फायरिंग लीड में सब्सटेंस को बर्न करेंगे। अब इसके चारों तरफ ये स्टील की एक वेसल्स है, ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, ये स्टील की एक बनी हुई है कंटेनर है जिसमें इसको रखा। जैसे हम इसको जलाएंगे स्टील का कंटेनर गर्म होगा और वो हीट इसको ट्रांसफर करेगा। आउटर पार्ट में वाटर है उसको ट्रांसफर करेगा। अब कितनी हीट ट्रांसफर करी हम थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे। तो पहले वाले में क्या था, रिएक्शन से पहले हम टेम्परेचर देख लेंगे और जैसे इसको गर्म किया कंपाउंड पूरा बर्न हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न। उसके बाद अपन टेम्परेचर चेक कर लेंगे। अब मान लो हो सकता है कहीं का पानी ज्यादा कहीं का पानी कम गर्म हुआ, तो उसके लिए ये लगा हुआ स्टीरर, इलेक्ट्रिक स्टीरर लगा तो उससे हो जाता रहता है ऐसे, तो उससे ये पानी एक जैसा गर्म रहेगा। तो उसे सब्सटेंस के अपन निकाल लेंगे। तो इंटरनल जी U2 माइनस U1 करके वो हम कैलकुलेटर से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें डायग्राम याद रखना और उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम यहाँ से एक ऑक्सीजन सप्लायर का एक इनलेट ऑक्सीजन है, यहाँ से जेल से ऑक्सीजन लेंगे। ये स्टील का, ये पूरा स्टील का कंटेनर है और इसी ये वाटर को हीट ट्रांसफर हो रही है और ये लगा हुआ स्टीलर। ठीक, चले आगे अपन इसको बॉम्ब कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ डेल एच। डेल एच के लिए ये कैलकुलेटर फॉर द मेजरिंग हीट चेंज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेल एच का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी चेंज को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ एक थर्माकोल का बना हुआ ये देखो फोम पॉलीस्टाइरीन। फोम पॉलीस्टाइरीन कौन सा होता है, जी आता है ना टीवी फ्रिज की पैकिंग के लिए जो यूज करते हैं व्हाइट कलर का फोम, उसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। अब ये हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। आपने अगर देखा हो तो गर्मी के दिनों में बस स्टैंड पे कुल्फी बेचते लोग, वो बॉक्स के अंदर, थर्माकोल के बॉक्स के अंदर, ताकि वो कुल्फी मेल्ट नहीं होती। बाहर कितना ही टेम्परेचर हो, कुल्फी अंदर रखी हुई मेल्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, वो रेजिस्टेंट टाइप से। तो ये इसमें क्या होगा, अब हमने क्या किया, थर्मामीटर लगा रखा है और ये देखा रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन से पहले पता रख दिया इसको और टाइमिंग के बाद देखेंगे कितनी देर बाद रिएक्शन के बाद इसमें टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तो डेल एच निकालने के लिए क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का डेल एच अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है और अभी प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि अभी सर्दी के दिनों में जो एयर है वो डेंस हो जाती है और उस टाइम में प्रेशर कम हो जाता है। अभी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, और गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा होती है ना, ऊपर उठती है वो। तो थोड़ा सा इसको टेक्निकल चीज से याद रखेंगे पर। चलो आगे चलते हैं। ये पूरा इसका एज इट इज जो मैंने समझाया वही है, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का देखेंगे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, देखो 1 ग्राम ग्रेफाइट को बॉम्ब कैलकुलेटर में बात करें कितनी एनर्जी आएगी, वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अब हमने जो एंथैल्पी चेक की या कैलकुलेट की उसको अपन कह रहे हैं वर्ड यूज है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का क्या साइन रहेगा, उसके ऊपर आ जाएगा हाइपर, छोटा सा डॉट लग जाएगा, जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ है डिग्री, जिसे डिग्री कह सकते हैं, हाइपर कह सकते हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब वो कैलकुलेटेड है, हमें उसको कैलकुलेट नहीं करनी, वो वैल्यू है वो उतनी लानी है अपने को। तो देखो जरा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंडीशंस under which the reaction is carried out. It is therefore necessary that we must specify some standard conditions. Okay, the standard enthalpy of reaction is enthalpy change for a reaction at standard state and when all the participating substances are in their standard state. सारे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, यानी टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और नंबर ऑफ मोल्स भी, वो सारे स्टैंडर्ड कंडीशन होंगे। तो जो आंसर आएगा वो
स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी आ जाएगी, जिसे कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एब्सोल्यूट अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 290 उसको 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, और दूसरा आ जाएगा प्रेशर 760 mmHg, mmHg में लेंगे 760 mmHg। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड स्टेट सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेम्परेचर it is its pure form of at 1 bar. Example standard state liquid ethanol 298 Kelvin, pure liquid ethanol at 1 bar. And standard state solid iron at 500 Kelvin is pure iron at 1 bar. जैसे इसके लिए आयरन के लिए एथेनॉल सबके लिए अलग अलग रहेगा, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। ठीक, स्टैंडर्ड कंडीशंस डिनोटेड बाय एडिंग सबस्क्रिप्ट नॉट एज अ सिंबल, इसको अपन हाइपर कैटेगरी के सबसे यूज कर रहे हैं। तो सब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्डेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखो जरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या, किसी सब्सटेंस को अपन फॉर्म करते हैं तो उसकी कितनी एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई या इवोल्व हुई, दोनों बात करेंगे, ध्यान रखना। यहां पर पर्टिकुलर किसी एक एंथैल्पी की नहीं करेंगे। देखो जरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी सब्सटेंस को फॉर्म करने पर एंथैल्पी। तो देखो ये सीधे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन वाले एग्जाम में, जो लोकल एग्जाम दे रहे हैं अभी 11th का, उनके तो सीधे डेफिनेशंस आती है, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, ऐसे। और एक एग्जांपल याद रखना पक्का, ये देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर कंबशन, one more of compound from its element in their most stable state of aggregations, also known as the reference state, is called standard molar enthalpy of formation. And reference state of an element is its most stable state, aggregation at 25 degree C. कितना मानना है उसको अपन 25 room temperature, ठीक, and 1 bar pressure. For example, the reference state dihydrogen H2 gas and those of dioxygen, carbon and sulfur O2 gas, graphite के फॉर्म में, सल्फर कौन सी रोम्बिक रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड एंड मोलर एंथैल्पी, तो H2 plus O2 gives H2 लिक्विड। अब ये ध्यान रखना ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, H2 गैस H2 प्लस, ये लिक्विड में है या गैस में, उसकी एंथैल्पी अलग हो जाएगी ना। मैं आपको थोड़ी सी 3 डिग्री डिफरेंस था दोनों में, यानी 283.8 किलो जूल। अब यहाँ देखो फॉर्मेशन और ऊपर सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऐसा ही ग्रेफाइट की H2 के साथ रिएक्शन करेंगे CH4 -74.81, ग्रेफाइट 3H2O2, ये मेथनॉल बन गया, इथेनॉल, और ये -277। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस तरह से ये CaO की इसकी वैल्यू लिखिए, ऐसे ही H2 plus Br2 twice HBr, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी इसकी। चलो आगे चलते हैं इसमें। देन डायनेमिक कोएफिशिएंट से बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्रेशन, ठीक है, बैलेंस करके स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शंस फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो द नॉलेज of standard enthalpy of formation of various substance can be used to calculate the standard enthalpy of reactions under standard conditions. The standard enthalpy of any reactions is equal to the difference between del F H of all the product and reactant. Del H means sum of standard enthalpy formation minus formation of product, sum of enthalpy फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पर ये AB दे रखा है gives to CD, तो इसकी एंथैल्पी ये आ जाएगा। इसी तरह इसी पे न्यूमेरिकल है, ये इस वाले पर आपकी न्यूमेरिकल पक्का आता है यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर।
उसमें सारी एंथैल्पी दे रखी होगी, हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO, CO2, N2O, N2O4 R माइनस वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और ये क्या है रेस्पेक्टिवली फाइंड द लैग्रैंज रिएक्शंस। तो ये इक्वेशन हो गई, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिटर्न कर देंगे, और जितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू हो जाएगा। देखो जरा N2O इसकी ये देखो 3 है, CO2 तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें CO की 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी -778 किलोजूल पर मोल। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे पर वैल्यू दे देंगे। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कैसे जरा देखो, हमें ये टोटल वैल्यू दे देंगे, ठीक है टोटल वैल्यू दे देंगे, इनमें से किसी एक की वैल्यू गायब कर देंगे, तो निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ, तो इसको करके उधर ले चलो तो माइनस होकर के आ जाएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या तो अपने से टोटल निकलवाएगा या फिर इन दोनों में से एक गायब कर देगा, टोटल दे रखी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हो, बर्न करने पर जो एंथैल्पी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी हम डेफिनेशन अगर भूल जाएं तो उस टाइटल का मीनिंग अगर हम लिख देंगे तब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखो जरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन एंथैल्पी चेंज पर मोल substance when it undergoes complete combustion in the presence of excess amount of oxygen and all the reactant and product being in their standard state at the specified temperature। सारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए इसके लिए स्टैंडर्ड। ठीक, एग्जांपल देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन 298.15 और उसकी वैल्यू दे रखी है -890.36 kilojoule per mole। This implies following reactions: CH4O2 CO2 H2O twice H2O। तो एनर्जी ये आ रही है, इस तरह से इसकी कंबशन की एंथैल्पी दे रखी है। अब कंबशन में ध्यान रखना भी हमने किया था, सब्सटेंस 1 मोल ही लेना है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए वो ले देंगे अपन, तभी उसको स्टैंडर्ड मानेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अगर मान लो ये आपको 2 दे रखी है, एक क्वेश्चन था ऐसा, अगर ये 2 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड, तो क्या करेंगे जो आंसर आएगा उसको हाफ कर देंगे। बात समझ रही? ऐसा न्यूमेरिकल आता है, हाफ दे रखा होगा तो डबल कर देंगे और 2 दे रखा है तो उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि अपने से क्या पूछा उसने स्टैंडर्ड पर मोल पे पूछा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी कंबशंस। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे देखो कंसीडर रिएक्शंस डिकम्पोजिशन ऑफ C6H14। क्या नाम हो जाएगा C6H14 का? हेक्सेन, है ना, क्योंकि डबल प्लस 2 है, CnH2 प्लस 2 तो हेक्सेन हो जाएगा। N2 उसको अगर बर्न करके किसमें कन्वर्ट करें C4H8 में, क्या नाम हो जाएगा? खुशी खुशी बताओ जरा नाम। यू इन, क्योंकि डबल है ना तो डबल आएगा इन और डबल -2 तो आइन हो जाएगा। अब जरा देखो ये वाला C2H6 इथेन एन है ना, बात छोटी सी पर हमें याद रहे क्योंकि वहां पर एकदम क्लिक करना चाहिए। चलो देखो जरा, इसको जब अपन कपल फॉर्मेशन कर रहे थे ये दोनों टूट रहे, अब इन्होंने इसको इस तरह से लेके आए यहां से या फिर ऐसे लेके आए, जो वैल्यू निकल के ये आ रही है, तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके। ठीक है, चलो आगे। इसी पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, सल्फर CH2 के लिए कार्बन प्लस सल्फर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट आता है अपन बॉन्ड एंथैल्पी, मींस बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड ब्रेक, रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक, देखो जरा, the chemical reactions involve the breaking and making of a chemical bonds। Energy is required to breaking of a bond and energy is released when a bond is formed। ठीक, it is possible to relate heat of reactions to change
in energy associated with the breaking and making of a chemical bonds with reference to the enthalpy change associated with the chemical bonds. Two different terms are used in thermodynamics: bond dissociation enthalpy, mean bond enthalpy. ठीक है, तो let us discuss the term with reference to diatomic or polyatomic molecules. Diatomic molecules means two. Consider the following process which the bond in one mole of dihydrogen gas H2 is broken. H2 को ब्रेक करेंगे अपन, मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एंथैल्पी हो रही इसकी 435 किलो। The enthalpy change evolved in this process. The bond dissociation enthalpy, hydrogen, and the bond dissociation enthalpy is the change in enthalpy when one mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form product in the gas. ये इसकी definitions है, ठीक? चलो next. Not that it is the same as the enthalpy atomization of dihydrogen. अब यहाँ देखो, दो क्लोरीन को ब्रेक करके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटम में कन्वर्ट किया 242, ऑक्सीजन को किया 428. अब ये जैसे ही वापस को जोड़ेंगे तो एनर्जी माइनस बन जाएगी, ठीक? पॉलीएटॉमिक के लिए है, तो ये इतने CH4 को अपन ब्रेक कर रहे हैं, तो एक कार्बन में चार हाइड्रोजन अलग अलग कर दिए अपन ने, ये एक कार्बन चार हाइड्रोजन, तो इसकी एनर्जी देने की 65 किलोजूल पर मोल। प्लस में इसका मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब रिक्वायरमेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इसको तोड़ने में एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इसी तरह से हो जाएगा CH4 CH3HI। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको पूरे को समझाया कि हाइड्रोजन के एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जब पहले को तोड़ेंगे अलग एनर्जी, दूसरे को तोड़ेंगे फिर अलग एनर्जी, तीसरे को तोड़ेंगे कम एनर्जी, और लास्ट वाले तोड़ेंगे जल्दी टूट जाएगा। चारों की एनर्जी अलग अलग, फिर इसको एवरेज निकालेंगे या टोटल करेंगे। तो देखो जरा CH4 कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू है 1665, ये टोटल है। अब ये कैसा है जरा देखो, यहाँ CH4 से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो इसकी एनर्जी आ रही है प्लस 427, दूसरा हाइड्रोजन इसी में से हटा रहे हैं तो 439, तीसरा हाइड्रोजन हटा रहे हैं 452, चौथा हटाएंगे वो सबसे कम एनर्जी बढ़ जाएगा, ये ले जाओ तोड़ दो ऐसा। तो यहाँ देखो चारों की एनर्जी का टोटल करेंगे फिर इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये एनर्जी टोटल कर देंगे, ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? तो मीन बॉन्ड निकालना, मीन बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब किसी एक का निकालना, तो एक का निकालेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 460। अब देखो 460 की एवरेज है, ठीक है? ये एवरेज कहलाएगी कार्बन, ठीक? एंड फाइंड द मीन CH bond enthalpy means methane 460 kilojule per mole has found the mean CH bond enthalpies differ slightly from compounds to compounds. Compound to compound means अब मान लो मेथेन में एक हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, पर जैसे इधर क्लोरोइथेन, नाइट्रोमेथेन, it does not differ in aggregate deals. Use hash bond enthalpy calculate, तो उसके हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिए फिर अपने को, क्योंकि उसकी एवरेज अलग आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? चला आगे इस तरह से निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इससे बॉन्ड एंथैल्पी निकाल करके एवरेज ये फॉर्मूला दे रखा है। इन ए फिजिकल स्टेट एनी कंपोनेंट इज डिफरेंट देन गैसियस, देन इट शुड बी कन्वर्टेड टू गैसियस एटम, ठीक है? चलो इस तरह से ये del H calculate from the bond enthalpy give del R H theoretical because mean enthalpy are used in the place of bond dissociation enthalpies. Normally it remain very close to experimental del H R del R H, but if any reactions component is more or less stable, but any effect like resonance, hyperconjugation, strain, etc. the value differ largely. ऐसा कुछ हुआ उसमें
सपोज रेजोनेंस है, एनर्जी लगाएंगे, या फिर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर वैल्यू चेंज आएगी, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। द डिफरेंस इज कॉल्ड द एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ द काइंड रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंस लाइक द रेजोनेंस एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। इस तरह से इसको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल दे रखा है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मींस एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो अपने को एंथैल्पी का याद रखना है। देखो जरा, the reaction in which the acid or base react to give salt plus water is called neutralization reactions। ये डेफिनेशन आपकी कौन सी क्लास में मिली थी? 10th में भी है, 10th के फर्स्ट चैप्टर में, नहीं एसिड बेस वाले चैप्टर में है ये। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसी होगी वो? एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज करेगा। एंड एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन acid 1 gram equivalent of base neutralize each other component each other completely in dilute aqueous solution is called enthalpy of neutralization। तो यहाँ पर equivalent weight की बात करिए, तो equivalent weight means उसका डिवाइड करा नंबर ऑफ आयंस है। जैसे HCl है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है, पर H2SO4 में अलग अलग आएगा, हाफ हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि 2x रिलीज करता है वो, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो जरा HCl प्लस NaOH, तो इसकी एंथैल्पी दे रखी है -57.1। इसी तरह से एसिटिक एसिड और NaOH की दे रखी है -55.9, ठीक है। It is important to note that the term ground equivalent is used to definitions of the heat neutralization। This is because neutralization involve 1 mole of H plus ion। वही मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया है इन्होंने, 1 mole of plus H plus ion and 1 mole of OH ions to form 1 mole of water and 57.1 kilojoule heat is liberated। HOH इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी वाटर फॉर्म हो रहा है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स को समझाया उसने, फिर आगे देखो H और Cl तीनों को बता रखा है, यानी H और OH की वैल्यू बता रखी है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो एनर्जी इससे वैल्यू वेरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने कहा ना एसिड और बेस, अब वो कैसा है? दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, उसके हिसाब से इसकी एनर्जी आएगी, ठीक है। तो वो अपने को न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, तो हमको तो करना है क्या है? प्रोडक्ट माइनस करके निकालना उसको। The weak component is completely unorganized in solutions। अब देखो इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये HA, HB, HC are neutralized separately by NaOH if neutralized energy -12.1, -3.9, -7.2 kilojoule per equivalent। Arrange acid in the increasing order of their acidic strength। अब मैंने कहा ना acidic strength की विधा पर क्वेश्चन पूछता है, बताओ जरा किसकी एनर्जी ज्यादा है? सबसे ज्यादा A की। A कितना है? माइनस में 12.1 है, अब ये माइनस में तो ज्यादा है ना ये। फिर आ जाएगी C की, फिर आ जाएगी B की। देखो A B C, तो वैल्यू 12, 7 और 3 ऐसे समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो ऐसा ही हमको क्वेश्चन आ सकता है बेस के रिलेटेड, एसिड के रिलेटेड या ऐसे बेस के रिलेटेड दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये देखो दे रखा है क्वेश्चन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2C2O4। ये क्या है? कौन सा एसिड है ये? H2C2O4। H2C2O,
ऑक्सैलिक एसिड, शाबाश दे उसको। ठीक, बाय NaOH -8.7 किलो कैलोरी पर मोल del H आयन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक आगे नाम में लिखा हुआ है। हाँ मैं तो यूं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसकी वैल्यू दे रखी है और उसके हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। या देखो कंसीडर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक। देयर इज आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एसिड और HA एंथैल्पी आयनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ इसको इस तरह से ये बॉन्ड हाइपरसाइक्लिक है जैसे इसको कैलकुलेट करके बता रखा है। इनको ब्रेक किया, ब्रेक करने की एनर्जी, फिर इसको जोड़ने की एनर्जी, न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी और ओवरऑल करके कैलकुलेट किया। तो दस वीक एसिड की क्या आ जाएगी, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नाम से पता चल रहा है किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, इसकी एंथैल्पी। तो नाम से पता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, स्टील और सॉल्यूशन। अब ये दो तरह से हो सकता है, एंडो और एक्सो दोनों ही हो सकता है, पर न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कैसी होगी, हमेशा एक्सो, ये याद रखना। ये दोनों ही हो सकती है, एंडो और एक्सो दोनों हो सकती है। याद रखो when a solute is dissolved in a solvent, solution is formed. During dissociation of solute in any solvent, a certain amount of heat is neither absorbed or evolved. The change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in a specified quantity of solvent at a given temperature is called enthalpy of solution. ठीक, and avoid the amount of solvent enthalpy of solution is usually defined for the infinite dilution solution, and the enthalpy of solution at infinite dilutions of dilution is the enthalpy change when 1 mole of the substance is dissolved in such a large quantity of solvent, so that further dilution does not give any further enthalpy change. तो यह KCl एक्वस और इसकी एंथैल्पी प्लस में, और देखो दोनों की KCl एक्वस और इसकी एंथैल्पी आ रही है माइनस में। तो एक की एक्सो और एक की एंडो, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करना पता रखा है अपने को। तो कंपाउंड कब डिसॉल्व होगा, उसकी लेटेस्ट एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का टोटल, इसको सॉल्यूशन एंथैल्पी। अब अगर मान लो लेटेस्ट एंथैल्पी और उसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा तो सब्सटेंस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कहेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट इसमें आया दो वर्ड, हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी। अब मैं थोड़ा बता देता हूं। लेटेस्ट एंथैल्पी मींस उस सब्सटेंस, हाइड्रेशन एंथैल्पी मींस जैसे ही सब्सटेंस को, जैसे ये वाटर है, जैसे उस सब्सटेंस को वाटर में टच किया अपन ने, एक एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद सब्सटेंस अंदर गया और उसको टुकड़ों में करना है, दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लेटेस्ट एंथैल्पी, तो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर उल्टा हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा है, तो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा हो जाएगा, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होता है ऐसे सॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो ये देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो, this is defined the enthalpy change, evolve absorb दोनों हो सकता है when 1 mole of anhydrous salt combined with required number of mole of water, जैसे anhydrous है सूखा, सूखे को पानी के टच किया और एक एनर्जी एब्सॉर्ब हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको याद रखने के लिए हाइड्रेशन का मतलब वाटर, ठीक। देखो जरा स्पेसिफिक हाइड्रेशन देखो, CH4.5H2 कितने एंथैल्पी निकली इस तरह से -78.21। तो यहाँ वाटर ऐड हुआ। हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली एक्सोथर्मिक चेंजेस, जनरली पर एंडो भी हो सकती है। एंड इफ द एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक। चलो आगे, एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसका,
चलो नेक्स्ट लेटिस एंथैल्पी। लेटिस मींस क्रिस्टल को बेक करने के लिए एनर्जी चाहिए अपने को, बड़ा क्रिस्टल को छोटे छोटे क्रिस्टल में तोड़ना है अपने को। तो यहाँ देखो द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एंथैल्पी चेंज इज अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू इट्स आयन इन अ गैसियस state under a condition of constant temperature and pressure। अब जैसे देखो NaCl को तोड़ना है अपने को, NaCl को गैसेस में तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? प्लस 88 किलो जूल पर मोल। यहाँ तोड़ने में कितनी चाहिए? प्लस 788। और इसी को अगर बनाना हो तो ये एनर्जी किस में आ जाएगी? वापस माइनस में आ जाएगी। देखो जरा नेक्स्ट यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी 1 per second। तो इसकी लैटिस एनर्जी अगर निकालनी है अपने को तो कैसे निकालेंगे? ये जैसे सोडियम और ये क्लोरीन ले लिया, इसकी एंथैल्पी यहां तक आई, गैस में कन्वर्ट किया, कौन सी एंथैल्पी कहलाती है? आयनाइजेशन। सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, फिर गैस से आयन में कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, फिर उसको यहां से कनेक्ट करेंगे तो वो लैटिस एंथैल्पी आ जाएगी। ये मैंने लिखा हुआ है आपके नोट्स में है, NaCl वाला मैंने करवा रखा है। और ये इसकी सबकी वैल्यू दे रही है। देखो सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन एनर्जी, फिर गैस से ये मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट डिफ्यूजन एनर्जी दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन, फिर गैस से आयन में कन्वर्ट किया आयनाइजेशन, फिर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इन दोनों को जोड़ दिया तो लैटिस एंथैल्पी। तो इसकी सबकी टोटल ऐसा आएगी del H del H2 H2 3 4 और ये एंथैल्पी। ठीक, ये एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, सबकी एंथैल्पी दे दी, फिर इसको टोटल करना है अपने को इस तरह से, इसकी एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ gaseous atom converted to gaseous ion, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटम को किसमें कन्वर्ट करना है? गैसेस आयन। तो ये हो जाएगा बाय रिमूविंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, इसकी वैल्यू देखो, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इसका फार्मूला दे रखा, ध्यान रखना, π/2 RT, फार्मूला याद रखना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी का अपोजिट, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना 1 मोल होना जरूरी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू वैलेंशियल गैसेस एटम। अब इसमें टिपिकल क्वेश्चन क्या बना सकते हैं पता है, कंफ्यूज करने के लिए? 1 मोल की जगह खाली एटम लिख देगा, या फिर उसकी जगह लिख देगा वो 2 एटम 3 एटम मॉलिक्यूल्स कर देगा, डेफिनेशंस को चेंज करके भी पूछ सकता है। तो हमको स्टैंडर्ड याद रखना है। ये सिस्टम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां देखो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया Cl माइनस del Ag, और इसका फार्मूला दे रखा है, देखो इसका IE प्लस π/2 RT माइनस EA माइनस π/2 RT। तो दोनों में डिफरेंस किसका है? खाली साइन का, उसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस, एटम्स को कन्वर्ट करने की एंथैल्पी। देखो जरा, इन द एंथैल्पी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये किसमें होती है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि तोड़ करके अलग अलग करेंगे ना, पर बड़ा सा है उसको तोड़ेंगे अलग अलग करेंगे, तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट, व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू एटम्स in the gaseous state under constant pressure temperature conditions। देखो H2 को ब्रेक कर रहे हैं twice H में, CH4 को ब्रेक कर रहे हैं C plus H4, तो इसकी एंथैल्पी कितनी है? 435 और 1665। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ट्रांजिशन मींस एक फेज से दूसरी फेज में। तो ये एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर कंडीशंस, जैसे ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना, यानी कोयले से हम डायमंड बना सकते हैं। आर्टिफिशियल जो बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, किसी भी एक कोयले को लेकर के उसको प्रेशर दबाते हैं तो प्रेशर दबाने में डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है कोयला। उसके लिए प्रेशर चाहिए बहुत ज्यादा, 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्स। तो अभी हमारे ऊपर कितना प्रेशर है?
1 atm का, तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सी एंथैल्पी है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ देखो एंथैल्पी फ्यूजन का मतलब द एंथैल्पी चेंज accompanying melting of 1 mole of solid substance at a constant temperature। फ्यूजन कर रहे हैं तो मेल्टिंग चाहिए अपने को, तो H2O सॉलिड कन्वर्टेड टू H2O, लिक्विड आइस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो प्लस 6 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी चाहिए। फिर यहाँ देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या वाटर को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में, तो इसकी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, तो ये भी कितना आएगी? प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। तो आइस से उससे भी ज्यादा चाहिए एनर्जी। आइस से लिक्विड का अपना हो जाता है, कम एनर्जी हो जाता है, बट जब उसको लिक्विड से आप वेपर में कन्वर्ट करोगे तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ देखो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब हमने कूलर चलता है गर्मियों में कूलर, तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में। गैस में कन्वर्ट होता है। कूलर का होता है पानी की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे कमरे में आ जाती है और हमारे रूम की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो एनर्जी को क्या किया उसने? कम, और एनर्जी को कम करता जाएगा तो हमारा कमरा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा 10th में या 8th में एक टॉपिक था इवोपरेशन कॉज कूलिंग। हाँ, मट्टी का एग्जांपल, कूलर का एग्जांपल, और फिर उसमें ये भी लिखा था स्प्रिंकल ऑफ वाटर और रूम, गर्मी के दिनों में छत पे पानी छिड़कते हैं, हाँ, तो वो उसमें भी यही रहता है, तो उससे ठंडी रहती है। जितना इवोपरेशन होगा उतना अगर हम लोग वो एक साथ में था ना कि अगर हम खेल के आते हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है तो वो इवोपरेट होता है, इसलिए कूलिंग रहती है। जैसे खेल के पसीना बहुत है, आप पंखे नहीं चाहोगे तो आपको ठंडा लगेगा हवा, और यही दूसरा बच्चा बैठा होगा उसको गर्मी लगेगी क्योंकि वो साइलेंट मोड पे बैठा था पहले से और अपना पसीना सूख रहा है। इसीलिए सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, पसीना सूख रहा है, गीला हो गया वो, अब वो जब हवा लगेगी ना तो वो ठंडा लगेगा वो, ऐसा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट उसे साइंटिफिक तरीके से सोचना है यहाँ पर। नेक्स्ट सब्लिमेशन, सॉलिड कन्वर्टेड टू गैस, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, यानी किसी भी फेज को चेंज करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, द लोवेशियर एंड द Laplace law, the heat absorbed evolved in the process is equal to heat evolved or absorbed when the process is reversed। अभी कहा था मैंने आपको तोड़ने में और जोड़ने में अपोजिट एनर्जी चाहिए। तो यहाँ देखो H2 को तोड़ा तो 104 और H2 को जोड़ दिया तो 104 माइनस में। तो लोवेशियर ने क्या कहा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उसने ये कहा जितना तोड़ने में चाहिए उतना जोड़ने में भी चाहिए, पर साइन चेंज हो जाएगा उसका, एक की वैल्यू प्लस में, एक की वैल्यू माइनस में। इसका मतलब एक एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। तो ये लोवेशियर और लैप्लेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ ऑफ सफिशिएंट कांस्टेंट। अब हेस लॉ क्या कहता है कि जैसे हम यहां से चले थे, यहां से चलकर यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी सेम आएगी उसकी। जैसे मान लो इस प्लेस से यहां तक जाने की एनर्जी है 10, तो फिर मुझे अगर चेंज करना है यहां से 1 2 3, 3 स्टेप में मैं यहां आया और यहां से एक स्टेप में गया, तो दोनों की एनर्जी सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है। बॉन्ड हेबर साइकिल भी हेस लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखना, ठीक। तो यहां देखो the change of process the same whether the process taken place in one step or several steps, ठीक। It follows from this law that thermochemical equations may be treated like algebraic equations. As law is helpful to calculating those heat change when they cannot be determined experimentally. It has been experimental अपन नहीं कर सकते, इसको theoretically निकालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से एक एग्जांपल देगा C+O2 gives CO2 -94। अगर इसको 2 स्टेप में चलेंगे C+O2 CO, फिर CO में एक आधा देंगे CO2, तो इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, दिया जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है इस तरह से, इसमें न्यूमेरिकल है
हैज लो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों और बहनों, आज का ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो और कंपटीशन की नजर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता है। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन याद रखें, जो लोकल एग्जाम दे रहे 11th के डेफिनेशंस को देख ले, नाम से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और चैप्टर अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प कोई और करेगा। और का मतलब हाँ ईश्वर से है, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा या किसी को भेजेगा। बहुत सी बार हम फंस जाते हैं तो अननोन पर्सन आकर के आपकी हेल्प कर जाता है, ऐसा होता ना लाइफ में। इसका मतलब ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट तो होता ही होता है। ठीक है, चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।